गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स पर्सनल पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने पिछले 3 पार्ट्स में क्या क्या पढ़ लिया है। सो लेट्स रिकैप इट। हमने ये पढ़ लिया है कि रिक्रूटमेंट का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होता है, और हमने ये जाना कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा रिक्त पदों की सूचना दी जाती है और आवेदकों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एज इन द वर्ड्स ऑफ Edwin B. Filippo, recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. तो इस तरीके से हम ये जान पाए कि भर्ती वह प्रक्रिया है जो रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एप्लीकेशंस को इनवाइट करती है। और एज कंक्लूजन यह कहा गया था कि वह सारी एक्टिविटीज़ जो कि सेल्स स्टाफ की भर्ती के लिए या उनकी प्राप्ति के लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट करने से रिलेशन रखती है, उसको भर्ती के नाम से जाना जाता है। सो ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन securing the applications for the sales positions are referred to as recruitment. इसके बाद में हमने रिक्रूटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, जो कि कई सारी थी, जैसे कि process of searching suitable people, persuade people to apply for the vacant post, identifies different sources of recruitment. तो इस तरीके से कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनके बारे में हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ में हमने यह भी डिस्कस किया था कि नीड ऑफ रिक्रूटमेंट क्यों होती है, या वो कौन से रीजंस है जिनकी वजह से रिक्रूटमेंट करना होता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जब किसी नई संस्था की स्थापना हो, या फिर संस्था का डेवलपमेंट हो, या सेल्स वॉल्यूम को मेंटेन करना हो, या फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना हो, ट्रांसफ़र हो, प्रमोशंस हो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो, या फिर जो सेल्समैन है उनका बहुत आना जाना लगा रहता हो, उपक्रम में टर्नओवर उनका ज़्यादा हो, जल्दी जल्दी उपक्रम को छोड़ के जाते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने हो, इफ़ेक्ट्स ऑन सेल्स टर्नओवर हो, तो ऐसे केसेस में या इन कारणों से रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है और हमने ये जाना था कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, या उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सेल्समैन, दूसरा पार्ट होता है डिटरमाइनिंग द नंबर्स ऑफ सेल्समैन, और तीसरा पार्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्समैन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सेल्समैन का मतलब ये हुआ कि विक्रेताओं की प्रकृति का निर्धारण करना, दूसरा ये हुआ कि विक्रेताओं की संख्या का निर्धारण करना, और तीसरा ये हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्समैन। तो पहले 2 स्टेप हम लास्ट की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्समैन। सो लेट्स सी, जिसमें हम ए पार्ट या डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर में हमने ये डिसाइड किया कि किस प्रकृति के व्यक्ति चाहिए, और इसका निर्धारण कार्य और कार्य की विशेषताओं के आधार पर होता है। कार्य की विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति के क्वालिफिकेशंस डिसाइड होते हैं, और इस तरीके से नेचर ऑफ सेल्समैन डिटरमाइन होता है। उसी के साथ साथ यह भी देखा जाता है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ जो अवेलेबल है उनमें उन विशेषताओं वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, या उनकी अवेलेबिलिटी का स्टेटस क्या है। तो मेनली 2 पॉइंट्स के आधार पर डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सेल्समैन होता है, एक जॉब एनालिसिस और दूसरा रिव्यू ऑफ प्रेजेंट सेल्समैन। फिर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सेल्समैन की बात होती है दूसरे स्टेप पे। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि विक्रेताओं की भर्ती करने के लिए उनकी संख्या का निर्धारण करना होता है, और संख्या का अनुमान जो निर्भर होता है वो इन 4 बातों पे होता है: सेल्स पर सेल्समैन, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर सेल्स, नंबर ऑफ सेल्समैन एट प्रेजेंट, एंड टर्नओवर ऑफ सेल्समैन। यानी प्रति विक्रेता विक्रय का अनुमान, भावी विक्रय अनुमान, वर्तमान में विक्रेता की संख्या और विक्रेताओं का आवर्तन। इन बातों के आधार पर चाहे गए विक्रेताओं की संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। इनके एनालिसिस से यह पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्समैन रिक्वायर्ड होंगे। अब आगे आज की बात करते हैं तीसरे स्टेप की, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्समैन। कि जब प्रकृति और संख्या निर्धारित हो जाती है तो अब बात आती है कि
इन एम्प्लॉयज़ को या इन सेल्समैन को किन स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा, आंतरिक स्रोत से या बाहरी स्रोत से। तो मेनली दो सोर्सेस होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब आंतरिक स्रोत का मतलब होता है कि जब संगठन के अंदर से ही कर्मचारियों को प्राप्त किया जाए तो उसको हम आंतरिक स्रोत कहते हैं। सो इंटरनल सोर्सेस रेफर टू द प्रेजेंट वर्किंग फोर्स ऑफ अ कंपनी। और जब संस्था के बाहर से कर्मचारियों से एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती है तो उसको एक्सटर्नल सोर्सेज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूडेड है। सो लेट्स सी, इंटरनल सोर्सेज में जो इंक्लूड है वो सबसे पहले है प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ अदर डिपार्टमेंट, यानी अन्य विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारी या दूसरे विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारी। तो संस्था में कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में से ही विक्रेता पद या कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा सकते हैं। ये कर्मचारी संस्था के उद्देश्य, उसकी नीतियाँ और उसके कल्चर से वेल एक्वेंटेड होते हैं, इसलिए बाहर से आने वाले कर्मचारियों की तुलना में ये ज़्यादा अच्छे प्रूव हो सकते हैं होते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ अदर डिपार्टमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। और यह इंटरनल सोर्स इसलिए हुआ कि जो डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है, तो इस तरीके से यह इंटरनल सोर्स में इंक्लूड हुआ। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस ऑफ सेल्समैन एंड अदर एम्प्लॉयज़, यानी कि विक्रेताओं तथा अन्य कर्मचारियों की सिफारिश। इंटरनल सोर्सेस में कर्मचारियों और संबंधियों की सिफारिश पर उनके परिचित, मित्र और रिलेटिव्स को रिक्रूट किया जा सकता है। ये व्यक्ति एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के थ्रू आते हैं, इसलिए इनमें कॉपरेशन का जो फील होता है और जो लॉयल्टी होती है वो ज़्यादा होती है, और ये लोग जो है कंपनी के लिए रिलायबल प्रूफ होते हैं। द नेक्स्ट इज प्रमोशन, कि जो प्रमोशन है वह भर्ती का वह तरीका होता है जिससे कि इंटरनली ही एम्प्लॉयज़ को अचीव किया जा सकता है। प्रमोशन इज़ अ गुड सोर्स टू मीट पर्सनल डिमांड whenever a clear vacancy exists in a department. It is filled in by promoting a suitable employee from the lower cadre in the same department. तो ऊंचे पदों पर भर्ती करके या रिक्त पदों को थ्रू प्रमोशन भर के रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकती है, और इस तरीके से जो पदोन्नति होती है वह भर्ती का एक माध्यम होता है या बन जाती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित करना या उसका स्थान बदलना। सो अ ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट चेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो थ्रू ट्रांसफ़र भी एम्प्लॉयज़ को अचीव किया जा सकता है। तो ये थे कुछ इंटरनल सोर्सेस। जो मेन एम्फेसिस है वो ये कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही स्टाफ को अटेंड किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। एक्सटर्नल सोर्सेज में जो इंक्लूडेड होते हैं वो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ या बोलेंगे पूर्व कर्मचारी इंक्लूडेड होते हैं। ऐसे कर्मचारी जो संस्था छोड़कर चले जाते हैं या किसी कारण से उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, यदि वे संस्था में पुनः आना चाहते हैं तो विक्रेता पद के लिए उनकी भर्ती की जा सकती है। और यह जानना ज़रूरी होता है कि जाने वाले कर्मचारियों का जो रिकॉर्ड हो वह पूरी तरीके से सेटिस्फैक्ट्री होने चाहिए, और ये जो इनके बारे में किसी तरीके की कोई शिकायत अगर है तो इनके रिक्रूटमेंट पर विचार किया जाना चाहिए। तो इनमें से कुछ लोग पहले विक्रेता पद पे कार्य कर चुके होते हैं और उनके विक्रय संबंधी कार्यों की रिपोर्ट के आधार पर उनकी रुचि, स्वभाव और कर्मठता का अनुमान लगाया जा सकता है। द नेक्स्ट इज शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाएं, या कहेंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। प्रशिक्षण संस्थाओं में रोजगार संबंधी सूचनाएं देने का विभाग संगठित किया जाता है। इन विभागों को सूचित करके इन संस्थाओं में भर्ती की जा सकती है। विक्रय कला में शिक्षा और प्रशिक्षण देने की अनेक संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है। भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग नई दिल्ली, विपणन संबंधी
विशेष शिक्षा देता है। व्यवसाय प्रबंध की शिक्षा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता और अहमदाबाद कार्य कर रहे हैं और इन संस्थाओं में रोजगार परामर्श देने की भी व्यवस्था होती है। इसलिए इन संस्थाओं से अच्छे और उत्साही कर्मचारियों को प्राप्त किया जा सकता है। और कभी कभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके हेड्स को भी रिक्वेस्ट की जाती है कि वह अच्छे स्टूडेंट्स के नाम सजेस्ट करें। तो इस तरीके से जो एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनसे भी एम्प्लॉयज़ को अचीव किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी रोजगार कार्यालय विक्रेताओं के चयन हेतु भर्ती करने के लिए रोजगार कार्यालय भी एक प्रमुख एक्सटर्नल सोर्स माना जाता है। और इन कार्यालयों में रोजगार के इच्छुक जो व्यक्ति होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उनकी योग्यता, उनका एक्सपीरियंस, उनका इंटरेस्ट, उनका एज और उनका हेल्थ, इन सब के बारे में डिटेल वहाँ पे सबमिट की जाती है। और विक्रेताओं की भर्ती करने हेतु कार्यालयों से भी उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती करने का एक अच्छा स्रोत उपलब्ध होता है, क्योंकि इसमें भर्ती करने पर आपको कुछ विशेष खर्च नहीं करना होता, बस इनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना होता है। द नेक्स्ट इज वॉलंटरी एप्लीकेंट्स, या कहेंगे स्वैच्छिक आवेदक। रोजगार के इच्छुक कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से ही अपनी एप्लीकेशन को कंपनी में सबमिट कर देते हैं और ऐसे आवेदन पत्र में वे अपनी आयु, योग्यता, अनुभव और रुचि के बारे में और वेतन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। और ये आवेदन पत्र कार्यालय में जो है संग्रहित होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आवेदकों को इसके लिए सूचित किया जाता है। तो इस तरीके से यह वह सोर्स हुआ जो कि संस्था के बाहर है, लेकिन स्वयं एप्लीकेंट खुद चल के कंपनी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। द नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट, समाचार पत्रों और व्यावसायिक पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा सकते हैं। विज्ञापन में विक्रेता पद के लिए आवश्यक शिक्षण और प्रशिक्षण, अनुभव, रुचि, विशेष ज्ञान, आवेदक की न्यूनतम और अधिकतम आयु, इन सब बातों को ध्यान में रख के या इनको मेंशन करके एडवर्टीजमेंट दिया जाता है। और इस तरीके से थ्रू एडवर्टीजमेंट एप्लीकेंट्स इनवाइट किए जाते हैं। तो कहेंगे कि न्यूज़पेपर हो या और भी इस तरीके के कोई माध्यम जो कि आवेदकों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सके, तो इनमें सूचना देकर और यह मेंशन करके कि क्या ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज का फील्ड क्या होना चाहिए और उसका मिनिमम आवेदकों की जो है मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, ये सारी बातों को मेंशन करके सूटेबल कैंडिडेट को रिक्रूट किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट। जहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट था वो इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जा रहा था, वहाँ पे सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट वह एडवर्टीजमेंट होता है जो कि खुद जॉब सीकर के द्वारा दिया जाता है, यानी जो जॉब चाह रहा है उसके द्वारा वह दिया जाता है। तो कभी कभी विक्रेता पद पर कार्य करने के लिए व्यक्ति स्वयं विज्ञापन देता है जिसमें वह अपने बारे में विवरण देता है और न्यूनतम वेतन का भी उल्लेख करता है। और इन विज्ञापनों के आधार पर सूटेबल पर्सन को प्राप्त किया जा सकता है और इस तरीके से कर्मचारियों की प्राप्ति की जा सकती है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस। कभी कभी प्रतिस्पर्धा करने वाली संस्थाओं में कार्य कर रहे व्यक्तियों को अपनी संस्था में विक्रेता पद पर कार्य करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। जैसे कि अगर एक पब्लिशर है या वो किसी जगह अपनी बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अगर गए हैं, तो जो दूसरे पब्लिशर हैं वह अपने यहाँ उसको आने के लिए इनकरेज कर सकता है या प्रोत्साहित कर सकता है। और इस तरीके से प्रतियोगी संस्थाओं के विक्रेताओं को भी अपनी संस्था में रिक्रूट करने के लिए एनकरेज किया जा सकता है। सो द अनदर सोर्स इज कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन। द नेक्स्ट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन से एम्प्लॉयज़ प्राप्त किए जा सकते हैं, वहीं पे नॉन कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन से भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी संस्थाओं से भी विक्रेताओं को आमंत्रित किया जाता है जो कि संस्था के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रही हैं। इस विधि में
अनुभवी व्यक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है और इस कारण दूसरी फर्मों की अच्छाइयों को भी अपनाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ दोष भी होते हैं। इन संस्थाओं के विक्रेताओं को समान प्रकार की वस्तु को बेचने का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए उनको आवश्यक प्रशिक्षण देना ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, सेल्स मेकिंग कॉल्स ऑन द इंस्टीट्यूट, यानी संस्था को माल विक्रय करने वाले विक्रेता। प्रत्येक संस्था अन्य संस्थाओं के विक्रेता भी क्रयादेश प्राप्त करने के लिए आते रहते हैं और एक संस्था ऐसे माल बेचने के उद्देश्य से आने वाले विक्रेताओं से भी अपने लिए योग्य विक्रेताओं का चयन कर सकती है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ ऑफ कस्टमर्स की। कुछ संस्थाएं अपने व्यापारी ग्राहकों, चाहे वो रिटेलर हों या वो होलसेलर हों, इनके जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी अपने विक्रेताओं के रूप में चुन सकती है, यानी अपने ग्राहकों के कर्मचारियों को वह अपने लिए एज सेल्स पीपल, एज सेल्समैन रिक्रूट कर सकती है। अपने ग्राहकों से उनके ऐसे कर्मचारियों की भर्ती के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त की जा सकती है और ऐसे विक्रेताओं के प्रशिक्षण पर भी कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि इन्हें माल के गुणों और अन्य तकनीकी बातों का पूरा नॉलेज होता है। ये एक्सपीरियंस्ड होते हैं और इनके बारे में सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन कस्टमर से ली जा सकती है। लेकिन ऐसे योग्य कर्मचारियों को अपने ग्राहक इजीली छोड़ते नहीं हैं। साथ ही साथ यह भी ज़रूरी नहीं होता है कि ये कर्मचारी ग्राहक की संस्था में विक्रय कार्य ही कर रहे हो, इसलिए इन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता हो भी सकती है। तो इस तरह आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो भर्ती की प्रक्रिया होती है वह 3 चरणों में होती है, जिसके 2 चरण हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे और आज हमने आखिरी स्टेप की बात करी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट या डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने सोर्सेज डिस्कस किए। अब डिपेंड करता है कि कंपनी किस सोर्स को सिलेक्ट करती है, डिटरमाइन करती है। हर एक सोर्स के अपने पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं। अगर इंटरनल सोर्स की बात करें तो अगर इंटरनल सोर्स से एम्प्लॉयज़ को अचीव किया जाता है तो इससे उनका मॉरल बूस्ट होता है, उनकी रिलायबिलिटी होती है, ट्रेनिंग पे नहीं खर्चा करना पड़ता, इंडक्शन पे खर्चा नहीं करना पड़ता है। ये इसके कुछ पॉजिटिव्स होते हैं। और नेगेटिव्स की बात करें तो ये कि नई नॉलेज, अपडेटेड एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं और जो है कुछ नई बातें या नवाचार की संभावनाएं नहीं होती है। इसी तरीके से एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो एक्सटर्नल सोर्स में जो है हमेशा ये ऐसा सोर्स होता है जो कि कभी समाप्त नहीं होता और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पे कि वह किन सोर्सेज को अडेप्ट करता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह दोनों के कॉम्बिनेशन को अडेप्ट करे, कुछ पार्ट इंटरनल और कुछ पार्ट एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट किया जाए। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे ओवर होता है, जिसमें हमने रिक्रूटमेंट के बारे में जाना। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेक्शन ऑफ सेल्स पीपल की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।